हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड दी चैप्टर सप्लाई ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी सप्लाई, सप्लाई ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो वो जो चैप्टर था वो क्या था, वो एक बैकबोन चैप्टर था पूरे जीएसटी के लिए, क्योंकि जब तक आप सप्लाई को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप लोग जीएसटी को डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि जीएसटी एक्चुअली में अप्लीकेबल होना भी है या नहीं भी होना है। तो अगर अप्लीकेबिलिटी की बात करोगे दोस्तों, चार्जेबिलिटी की अगर बात करोगे, तो जीएसटी का जो चार्जेबिलिटी जो तय करता है ना, वो तय क्या करता है, वो सप्लाई तय करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो हमने काफी डिटेल में उसको हमने पढ़ा था। और अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी तो मतलब देखो, जीएसटी अगर हम बोलते हैं तो ये तो एक कॉमन टर्म हो गया, कॉमन टर्म। लेकिन अब इसके अंदर अलग अलग सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। तो ये सारी चीजें कब कब अप्लीकेबल होंगी, ये सब डिपेंड करता है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट बेसिस पे। तो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो अभी हमने जो मेन एक सेक्शन हमने सीखा था कल में हमने सीखा था सेक्शन नंबर 7, और वो किसका था सेक्शन, सीजीएसटी एक्ट 2017 का था। किसका था वो, सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन था। तो देखो, अब यहां पे जो आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो भी आप लोग पढ़ोगे, ये जो सेक्शन है ये आईजीएसटी एक्ट का है, ध्यान रखिएगा। इसका है आईजीएसटी एक्ट का। तो देखो, अब मैं आपको बिल्कुल लिंक कर देता हूं तो आप लोगों को ध्यान भी रहेगा। देखो, जीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 7 क्या था, सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 क्या था, मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी का सेक्शन 7 की अगर बात करोगे तो सेक्शन 7 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की, और जो आईजीएसटी का जो सेक्शन 8 है वो बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई की। किसकी बात करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई की। तो हमें अब यही देखना है मेनली कि जो इंट्रा स्टेट कब और इंटर स्टेट कब। तो आइए फिर ध्यान लगाइए। तो देखो, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, देखो एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी, जीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट। देखिए यहाँ पे कहता है अप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे ये 3 कॉलम बना दिया, ये इंट्रा स्टेट, ये इंटर स्टेट। तो ध्यान से देखो, पहले इसको समझ लो फिर आ जाएगा समझ में। देखो, स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया के स्टेट में क्या क्या लग सकता है बता दो। अगर इंट्रा स्टेट की अगर बात करोगे तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, या फिर आईजीएसटी लगेगा। कब, इंटर स्टेट में। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात अगर आप लोग करोगे तो यूनियन टेरिटरी में 2 ऐसे स्टेट हैं जिसके अपने ओन लेजिस्लेचर है। तो वहां पे जिस भी यूनियन टेरिटरी के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता है तो वहां पे यूटीजीएसटी नहीं लगता, वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को भूलना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो फिर हमने यहां पे क्या किया, यहां पे भी देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया, और ये इंटर स्टेट आईजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से अगर यूनियन टेरिटरी हुआ विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड टेरिटरी, तो इस केस में एसजीएसटी नहीं लगेगा बल्कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट के केस में। और इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी तो फिक्स है ही, तो इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी तो लगना ही है। तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट या विद इन सेम यूटी, विद इन सेम स्टेट या विद इन सेम यूटी। तो आप ये कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहा जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और तो फिर स्टेट एंड यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यहां पे लगा दिया जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और
अगर ये यूटी हुआ तो यहां लगा दिया जाएगा CGST एंड UTGST। और तीनों ही केस में अगर इंटर स्टेट हुआ, यानी कि इंटर स्टेट का मतलब क्या, सप्लाई बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स बाय फरीदाबाद डीलर टू दी दिल्ली डीलर, तो दिस इज कॉल्ड द इंटर स्टेट सप्लाई। तो हेयर IGST विल बी अप्लीकेबल। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिकल व्यू था, तो ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो। तो देखिए अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की। तो इंटर स्टेट सप्लाई दोस्तों क्या है, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। तो यहां पे दो बातों की बात देखो, विद रेफरेंस टू गुड एंड विद रेफरेंस टू सर्विसेज। तो पहले विद रेफरेंस टू गुड्स देख लो कि इंटर स्टेट सप्लाई हम कब बोलेंगे। तो देखो दोस्तों, इंटर स्टेट आप कब बोलोगे, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में हुआ, यहां पे रिसिपिएंट से में कोई मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना। इंट्रा और इंटर देखने के लिए हमें दो चीज पे फोकस करना है, रिसिपिएंट को ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर विद इन द सेम स्टेट या यूटी, देन इट विल बी टर्म्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। On the other hand, if the location of the supplier and place of supply are in different state या union territory, then it will be termed as the interstate supply, interstate supply। ओके फ्रेंड, तो देखिए लॉ को हम बहुत प्यार से समझेंगे, देखो ध्यान से, where location of supplier and place of supply are in डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अगर वो डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और जैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो लगेगा क्या, IGST लग जाएगा, ठीक है। और ये किसका सेक्शन है, IGST का। तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड, देखो ध्यान से क्या कहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। कहीं भी एक्ट में बात किया रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट से में कोई मतलब नहीं है, हमारा यहां मतलब है सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से। आर इन बताओ बच्चों, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूटी से दूसरे यूटी में, एंड एक स्टेट से दूसरे यूटी में। देखो, स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूटी से दूसरे यूटी में, एक स्टेट से दूसरे यूटी में, shall be treated as supply of goods in the course of इंटर-स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। क्योंकि सप्लाई के लिए आप लोगों को तो पता ही है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे आता है, आया समझ में ना, बोलो बिल्कुल आया होगा। तो देखिए, ऑल इंपोर्ट शैल बी डीम्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखो, ये लॉ के अंदर ही बोल दिया, इसको लॉ के अंदर ही बोल दिया है कि जो भी इंपोर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो अब आप ये बोलोगे कि भैया ऐसा क्या कारण हुआ जो इंपोर्ट को हमने क्लियरली इंटर स्टेट सप्लाई बना के रख दिया। देखो दोस्तों, इस चीज को बहुत ही गहराई से समझना, बहुत समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखो क्या होता है, देखो अब ये तो हो सकता है ना कि जो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट वगैरह आप करके आ रहे हो, तो ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बोलो हाँ, क्या पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल तो ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी
कि जो पोर्ट है वो पोर्ट अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है, यूटी में भी हो सकता है। तो चक्कर ये है ना कि अगर उसके ऊपर हमने SGST या UTGST लगा दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता है क्या, क्रेडिट आप ले ही नहीं पाओगे। कैसे लोगे क्रेडिट? क्रेडिट तो आप ले ही नहीं पाओगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की चीज क्रिएट कर देगा। तो यहां पे अब क्लियरली आप समझना ही चीज को कि जो ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट को सीधा IGST में डाल दिया गया। तो अब इसका क्या फायदा होगा? अब आपको तो पता है कि IGST का यूज तो आप कर ही सकते हो ना, IGST को तो कहीं भी सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा सच कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, जो भी इंपोर्ट होगा आपका उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे और उसके ऊपर IGST लगेगा। ठीक है, इन एडिशन टू दी अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। जब कस्टम ड्यूटी में वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद जो लगता है ना दोस्तों, उसको IGST तो बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में? ध्यान रखना, ये MCQ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। कहता है आपका विद रेफरेंस टू दी सर्विस, तो कोई समस्या नहीं है, जहां जहां गुड्स है वहां वहां सर्विस ले आओ। तो देखो, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन two different state, two different UT, a state and union territory shall be treated as supply of services in the course of interstate trade और commerce। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स का नाम देंगे। इसी तरीके से अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट ट्रेड बोलेंगे और उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, बताओ क्या लगा दिया जाएगा? IGST लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, इफ सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो इट शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको इंटर स्टेट सप्लाई हम डीम्ड कर लेंगे। तो ये डीमिंग प्रोविजन है, और डीमिंग प्रोविजन तो दोस्तों हर एक प्रोविजन को ओवरराइड कर देता है, आपको पता ही है। डीमिंग प्रोविजन जो होता है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन होता है। समझ में आया? तो देखो, यहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो इट शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, आ रहा समझ में? चलिए, उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर। देखो, सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू या बाय सेज डेवलपर या यूनिट। आपको पता है ना, सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहां पे अगर सेज डेवलपर है या सेज यूनिट है, तो चाहे सेज डेवलपर या सेज यूनिट सप्लाई करे या आप सेज डेवलपर या सेज यूनिट को सप्लाई करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शैल बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। एंड एज पर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट 2017, तो एक सेक्शन है IGST एक्ट 2017 का, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोर्ड टू सेज डेवलपर यूनिट आर जीरो रेटेड सप्लाई। तो कुछ भी हम अगर गुड्स या सर्विस या बोथ अगर हम सेज डेवलपर को या सेज यूनिट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई पे आपको पता है दोस्तों, यहां पे आपको पूरा रिफंड मिल जाता है, पूरा का पूरा GST रिफंड होता है, क्योंकि जीरो रेटेड में एक्चुअली होता क्या है? एक्सपोर्ट्स के केस सारे कवर्ड होते हैं, है ना। फिर देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नॉट एन इंटरस्टेट सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई। उसके बाद अगर कहीं पे गुड्स या सर्विस का सप्लाई हुआ बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर इट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, देन इट विल बी डीम्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। तो हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर आपका
इंटर स्टेट सप्लाई। आया समझ में? कोई में फास्ट तो नहीं जा रहा ना? कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है चार्ज अगर अच्छे से कर लोगे तो ये मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूं, थोड़ा पढ़ लो। चलो, अब आता है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तो सीजीएसटी का सेक्शन 8 क्या था? टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 7 क्या था? सप्लाई अंडर जीएसटी। और आईजीएसटी का सेक्शन 7 क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन 8 क्या है आईजीएसटी का? इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखो, विद रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ गुड where the location of supplier and place of supply are in same state or UT, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स where the location of supplier and place of goods are in same state और यूनियन टेरिटरी, अगर सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी में हो तो हम इसको ट्रीट करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड सच सप्लायर एक्सिजिबल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और यहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, कि ये कुछ सप्लाई है जिसको हम कभी भी इंट्रा स्टेट नहीं बोलेंगे बल्कि इंटर स्टेट बोलेंगे। बताओ क्या? सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज टू सेज या सेज डेवलपर, हमने पढ़ लिया था। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट, सप्लाई मेड टू अ टूरिस्ट। तो ये जो 3 सर्विसेज है ना, 3 सप्लाई को हमेशा आप लोग इंटर स्टेट मानोगे, इंट्रा नहीं मानोगे, ठीक है। आसान है। फिर देखिए, विद रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट या यूटी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आर इन सेम स्टेट या यूटी शैल बी ट्रीटेड एज दी इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो आप इसको क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई का नाम दोगे। और एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? बता दो क्या है एक्सेप्शन? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या शामिल नहीं होता? सेज को, सेज डेवलपर को या सेज यूनिट को अगर हम कुछ भी सप्लाई करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा इस पे हमेशा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब बात आती है डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एक्सप्लेनेशन 1। तो डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आप किसको बोलोगे? बता दो, किसको बोलोगे? आओ देख लो। वेयर ए पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अनदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर किसी पर्सन का एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में और दूसरा कहां है? आउटसाइड इंडिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। एन एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो एक आपका एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है और एक दूसरे स्टेट में है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। एन एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट यूटी एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखो अब इसमें क्या है कि एक एस्टेब्लिशमेंट तो उसी स्टेट यूनियन टेरिटरी में है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट भी उसी स्टेट या यूटी में है रजिस्टर्ड। अब क्या बोलोगे? देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो देखो, एज पर एक्सप्लेनेशन 2, द ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस टू बी रिगार्डेड एज दी एस्टेब्लिशमेंट। तो ब्रांच एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस जो होगा ना, तो आप लोग क्या बोलोगे? एस्टेब्लिशमेंट मान के चलोगे, ठीक है। अब देखिए, एक सर्कुलर था आपका सेज से रिलेटेड, ये क्या बोलता है? सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग etc प्रोवाइडेड टू सेज डेवलपर सेज यूनिट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो क्या कारण था इसका? देखो, अब जैसे सेज में आप लोग कॉन्फ्रेंसिंग या बैंक्वेटिंग सर्विस दोगे, तो इसमें जानते हो सर्कुलर का क्लेरिफिकेशन क्या आया था? क्लेरिफिकेशन आएगा
कि देखो जो सेज जो एस्टेब्लिश होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। तो सेज का जो मेन जो काम है ना, मेन काम, तो मेन काम क्या है सेज का? मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग या आईटी को डेवलप करना, ये सेज का मेन इसका काम होता है। तो अब इसमें यह आया कि जब वो जो मेन जो सप्लाई है, मेन सप्लाई जो है, अगर उसका काम मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये जो आप कॉन्फ्रेंसिंग या बैंक्वेटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना सेज को, तो ये इंसिडेंटल होगा। क्या होगा? इंसिडेंटल टू मेन सप्लाई होगा। तो जब उस पर IGST लगेगा ना, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? इसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो ये है सर्कुलर की बातें। चलिए, अब IGST एक्ट का सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट। देखा आप लोगों ने? आपने यहाँ पे IGST के 3 सेक्शन पढ़ लिया। सेक्शन 7 इंटर स्टेट, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट, और अब आप लोग पढ़ रहे हो सेक्शन 9। ये क्या बोलता है? सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। तो टेरिटोरियल वाटर की सप्लाई की अगर बात करोगे तो ये IGST एक्ट के सेक्शन 9 में मेंशन है। तो क्या बोलता है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर और वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वाटर, द प्लेस ऑफ सप्लाई shall for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state, deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located, nearest point of appropriate baseline is located। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिएगा, जो सप्लायर अगर होगा आपका टेरिटोरियल वाटर में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ में आ रहा है? देखो सप्लायर कहां पर है, लोकेशन कहां पर है टेरिटोरियल वाटर में, लोकेशन ऑफ, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां? टेरिटोरियल वाटर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अब क्या मान लोगे? कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी मान लोगे, जहां से नियरेस्ट आपका जो एप्रोप्रिएट बेस लाइन लोकेट करता है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट, नॉट मच रेलिवेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। ठीक है, और हाँ देखो, अगर नंबर आपको बूस्ट करना है ना, तो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, ये सेक्शन आप लोग मेंशन किया करो। जब आपको पता लग गया कि हाँ ये इंट्रा स्टेट है, तो मेंशन करो ना सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017, इसलिए इंट्रा स्टेट है। तो आप लोग देखोगे तो नंबर आपको बहुत ही हाई मिलेगा। और जिसके पेपर में MCQ है, तो उसके लिए कहना ही क्या, तो खेल वैसे ही आसान हो गया, कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। चलिए, अब बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन, देखो दोस्तों, अब यहां लेवी एंड कलेक्शन की अगर आप लोग बात करोगे ना, लेवी एंड कलेक्शन की अगर बात करोगे, तो यहां पे फिर से आप लोग 2 सेक्शन पढ़ोगे। ध्यान से सुनना, जो GST जो लेवी होता है ना, जो CGST एक्ट में, तो CGST एक्ट में सेक्शन 9 होता है, और जो IGST जो लेवी होता है वो होता है सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। तो IGST का पता कैसे लगेगा कि IGST लगना है? वो लगना है सेक्शन 7 से, 7 ऑफ IGST, और लेवी कहां पे होता है? सेक्शन 5 में। और जबकि CGST कहां पे होता है? सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। तो सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट है लेवी, और सेक्शन 5 ऑफ IGST भी है लेवी ऑफ IGST। तो देखो, लेवीड ऑन, तो CGST किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज और बोथ। IGST किस पे लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड या सर्विसेज और बोथ। कलेक्टेड एंड पेड बाय, कौन कलेक्ट करेगा, कौन पेड करेगा? टैक्सेबल पर्सन। क्या कोई सप्लाई है जो आउटसाइड दी टैक्स हो? हाँ है ना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दोनों ही जगह क्या है? माफ है। वैल्यू फॉर लेवी, वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वो निकालोगे ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। तो CGST एक्ट का जो सेक्शन नंबर 15 होगा ना, 15, उस 15 में जाकर के आप लोग इसका वैल्यूएशन करोगे। तो वैल्यूएशन कहां करोगे? सेक्शन नंबर 15 के अंदर। ठीक है, सेक्शन आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं याद करा दूंगा, चिंता नहीं करो। सेक्शन आपको 100% में याद करा दूंगा। देखो, दोबारा से एक बार रिपीट कर लो आप लोग। सेक्शन 7 ऑफ CGST क्या था? सप्लाई अंडर GST। सेक्शन 8 क्या था? टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई।
सेक्शन 9 क्या है सीजीएसटी का? लेवी। क्या है? लेवी। आईजीएसटी का सेक्शन 7 क्या है? इंटर स्टेट। सेक्शन 8 क्या है आईजीएसटी का? इंट्रा स्टेट। सेक्शन 5 क्या है आईजीएसटी का? लेवी। तो ठीक है, अब जो भी आप ये टैक्स लगाओगे ना तो ये वैल्यू पे लगेगा, तो वैल्यूएशन जो आपको करना है वो करना है सेक्शन 15 के अंदर, और एल्काली लिकर पे तो लगता ही नहीं है, ये आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं रेट्स की। तो रेट्स क्या होगा सीजीएसटी के केस में, आईजीएसटी केस में? तो देखिए यहां पे रेट क्या होगा? एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ना दोस्तों वही रेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 20%। तो मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी जो हो सकता है ना वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 20%। इससे ऊपर लेके आप नहीं जा सकते, ठीक है? हाँ, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो देखिए सीजीएसटी रेट में गुड्स की अगर बात करोगे तो देखो इतने सारे रेट हैं, 0.05%, 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%। तो ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं। और सीजीएसटी रेट सर्विस की अगर बात करोगे तो 2.5, 6, 9 एंड 14 ये कुछ रेट दिए गए हैं। आईजीएसटी का जो रेट होगा वो क्या होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। और मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कितना होगा बता दो? 40%। तो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कितना होगा? 40%। तो आईजीएसटी रेट जो होना है ना वो गुड्स का 0.1, 0.25%, 3, 5, 12, 18, 28। तो ये है आपका आईजीएसटी का रेट। और आईजीएसटी रेट अगर सर्विसेज की बात करोगे तो 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो यहां से भी एमसीक्यू पूछ सकता है, सावधान रहिएगा। तो क्या बोलता है? सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम नोटिफाइड डेट। नोटिफाइड डेट से किस पे लगाई जाएंगी? पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस। तो ये है आपका, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पीड कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है फ्रेंड। चलिए ये हुआ लेवी। और अब बात करते हैं टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में देखो दोस्तों जो टैक्स लगना है ना रिवर्स चार्ज के अंदर वो लगेगा जैसा कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। देखिए सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज आर बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो गुड सप्लाई कौन नोटिफाई करता है? गवर्नमेंट करती है। कब करती है? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे करते हैं ये लोग। तो देखो ध्यान से पढ़ो एक्ट क्या बोलता है, देखो ध्यान से। अब इसमें हम कोई अपनी बात थोड़ा ना बोल सकते हैं, इसमें क्या अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट लगाओगे? लॉ जो होता है ना, लॉ को सही से पढ़ने आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ना आ गया तो आप स्कोर भी अच्छा कर लोगे। तो देखो इसमें कोई थोड़ा ना कि मनगढ़ंत कोई बातें लिख देगा, जैसा है वैसा पढ़ना है। द गवर्नमेंट में आपको ये बोले कि इसमें कोई ऊपरी बातें लेके आ जाए, कहां से लेके आ जाएगा भाई? क्या लेके आ जाओगे? हाँ, एक आइडिया बता सकते हो कि ये प्रोविजन क्यों आया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को स्पेसिफाई करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ। और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ भी करेगी फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर पे द टैक्स ऑन रिवर्स बेसिस ऑन दी recipient of such goods supply or services or both, and all the portion of this act shall apply to such recipient as if the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी ना पे करने की, अगर आप अनरजिस्टर्ड से बाय करके लाते हो तो वो रिसिपिएंट से होगा। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इको बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए टैक्स पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब मेरे रिवीजन सेशन के क्या फायदा, सोचो। मैं आपको ना केवल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ ही।
ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा इसका। टैक्स पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ट्रांजैक्शन करते हो तो टैक्स की लायबिलिटी किसकी आएगी? कॉमर्स ऑपरेटर की। तो देखिए, द गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। और कैसे? जैसे कि सर्विस इको ने खुद ही सप्लाई किया है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि द इको इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द इको। तो अगर इको टैक्सेबल टेरिटरी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? इको की बनेगी। इफ द इको डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर इको का कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं हुआ टैक्सेबल टेरिटरी में, तो पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द इको। तो किस पर्सन की लायबिलिटी होगी टैक्स पे करने की? वो पर्सन जो कि इको को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इफ द इको हैज नीदर द सप्लाई प्रेजेंस नो रिप्रेजेंटेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। क्या कहता है कि द इको नीदर द फिजिकल प्रेजेंस, ना तो इको का कोई फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है वो टैक्सेबल टेरिटरी में। तो इस केस में क्या होगा? पर्सन लायबल टू पे टैक्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय द इको। तो फिर इस केस में इको क्या करेगा? एक पर्सन को अपॉइंट करेगा। तो इस केस में ये बंदा क्या करेगा? एक पर्सन को अपॉइंट करेगा इस टैक्स को पे करने के लिए। और ये आपने देखा ना इको का। अब इसी इको का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे लास्ट अभी देखते हैं। यही है, यही है। देखिए कब पूछा है, हाई मार्क्स का पूछा है नवंबर 2018 न्यू सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, एक्चुअली में सीए फाइनल का क्वेश्चन है, लेकिन नेवरदिलेस आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो, मिस्टर संजय, ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर संजय ऑफ न्यू दिल्ली मेड ए रिक्वेस्ट फॉर मोटर कैब टू सुपर राइड फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गुड़गांव हरियाणा। तो मिस्टर संजय ने किसको किया रिक्वेस्ट? मोटर कैब को किया। मोटर कैब के लिए रिक्वेस्ट किया किसको? सुपर राइड को, फॉर ट्रेवलिंग न्यू दिल्ली टू गुड़गांव। आफ्टर मिस्टर संजय पे द कैब चार्जेस यूजिंग हिज डेबिट कार्ड, ही गेट डिटेल ऑफ ड्राइवर मिस्टर जोरावर सिंह एंड दी कैब रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब संजय ने कैब चार्जेस पे करता है तो उसको डिटेल मिलता है जोरावर सिंह का, और कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसको मिल जाता है। तो सुपर राइड जो है ना वो क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय डीटी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया है। ठीक है। द एप्लीकेशन सुपर राइड फैसिलिटेट ए पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग कैब सर्विस। तो यहाँ पे जैसे ओला उबर नहीं होते हैं, तो वैसे ही ये काम कर रहा था। तो उसके ऐप के थ्रू, सुपर राइड ऐप के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर पाते थे। तो डीटी लिमिटेड क्लेम डेट, डीटी लिमिटेड क्या बोलती है बता दो, कौन है डीटी लिमिटेड? देखो ये है ना सुपर राइड। तो सुपर राइड को कौन मैनेज करता है? डीटी लिमिटेड। तो डीटी लिमिटेड कहती है कि सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर जोरावर सिंह एंड हेंस ही इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स लॉ। इसलिए सर्विस टैक्स कौन पे करेगा? जोरावर सिंह पे करेगा। तो विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी दो इस तरह डिटरमाइन हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस। तो आप बता दो कौन पे करेगा? डीटी लिमिटेड पे करेगा। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डीटी लिमिटेड लोकेटेड इन न्यूयॉर्क? तो देखो अब ये टैक्सेबल टेरिटरी में तो है ही नहीं लोकेटेड, यूएसए में है। इसका मतलब क्या होगा? एक पर्सन जो इसको रिप्रेजेंट करेगा फिर उसको हम मान लेंगे। ऑल्सो बिफली स्टेट द स्टेचुरी प्रोविजन इन्वॉल्व। तो जो भी स्टेचुरी प्रोविजन इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो आपको बताना है। तो पहले एक बार आप खुद से ट्राई मार के देखोगे, एक बार आप एक बार खुद से करके देखो। आपको 1 मिनट एक बार खुद से करके देखो इसको आप लोग वाला जो
1 मिनट का टाइम। चलिए दोस्तों, आइए। तो देखो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था नहीं है, देखो ये बात आपने पढ़ा था ना। कहाँ गया दोस्त, वो वाला क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा,
कुछ चार्जेबिलिटी, कुछ स्पेसिफाइड केसेस में। तो ये वही वाला क्या है, स्पेसिफाइड केस है। तो देखो, एज पर सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify category of services the tax on interstate supply of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provision of the act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such service। तो ये मान लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने ही सप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने ही सप्लाई किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई भी पर्सन डिजिटल मीन्स के थ्रू अगर ऑपरेट करता है ना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए, अब सेक्शन 2 की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, सॉल्यूशन जो लिखने का जो तरीका होता है ना, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखोगे तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ GST एक्ट 2017। आपके लिए कोई सेक्शन का उतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन सही तरीके से ये जो डेफिनेशन है ना, इसको आपको सही से लिखना होगा। जो भी इसके कीवर्ड आते हैं, कीवर्ड एकदम तरीके से आना चाहिए, तब जाके नंबर पूरे मिलते हैं। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो रेडियो टैक्सी होंगी, जो मोटर कैब होंगी, जो मैक्सी कैब होगा, जो मोटरसाइकिल होगा, तो टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। याद रखिएगा, thus in the above case DT Limited is liable to pay GST in respect of the said service, thus the contention DT Limited that Mr. Jorawar should pay GST is not correct नहीं है। एंड फर्दर प्रोविजन क्या बोलता है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस, तो एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इको shall be liable to pay tax, and where electronic commerce operator does not have physical presence in the taxable territory and also he doesn't have representative in the said territory, so such eco shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall be liable to pay tax। Okay, thus even if DT Limited is located in the non-taxable territory, its liability to pay GST will not be extinguished। तो इसका GST की जो लाइबिलिटी है ना, वो खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो उसी करना पड़ेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DT लिमिटेड और पर्सन अपॉइंटेड बाय DT विल रिक्वायर टू डिस्चार्ज द GST लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द DT लिमिटेड। देखा, ये है आंसर देने का क्राइटेरिया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर का फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितना पूछे ना उतना ही लिखना, फालतू मत लिखना। अब यहाँ पूछा था ना कि स्टेट द स्टेचुरी प्रोविजन इन्वॉल्व, तो क्या क्या स्टेचुरी प्रोविजन है, इसलिए हमें ये सारी बातें लिखनी पड़ी। और ये सब चीज अगर नहीं पूछता ना कि स्टेचुरी प्रोविजन बताओ, तो जानते हो आपको क्या करना पड़ता, आपको ये फालतू बातें बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जितना पूछे ना बस उतना ही किया करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिफाइन द इंटरस्टेट सप्लाई अंडर GST लॉ। इज इट करेक्ट टू से द इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोर्ड CGST GST? तो क्या इंटरस्टेट सप्लाई पे आप लोग CGST और HGST लगा सकते हो? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो देखो, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड आर इन सेम स्टेट, इट इज ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ये होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंटर स्टेट बोलोगे। इट इज नॉट करेक्ट टू से इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोर्ड CGST एट एज इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट IGST। हाउएवर IGST क्या होता है, वो CGST HGST और TGST का सम होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, क्या फ्रेंड, आ रहा है समझ में? बता दो, है ठीक है ना। चलो, ऐसे ही मैं साथ ही साथ ना आपको रिवीजन के साथ क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो इससे क्या होगा,
आपका कॉन्फिडेंट जो है ना, कॉन्फिडेंट 7वें आसमान पे पहुंच, फिर आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला आता है गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो जब गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो आपको पता है नो CGST GST एप्लीकेबल, IGST shall be levied and collected on import of good as per section 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, कस्टम का टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम की मापदंड तय की जाएगी, तय नहीं किया जाएगा। देखो अब ये कुछ कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए इन केस ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई शैल बी पेड बाय इको। बताओ क्या, तो देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होगा तो रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। अगर सर्विस क्या होगा, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन मतलब सराय, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट और अदर कॉमर्शियल प्लेसमेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पजेस except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under 22(1) of CGST Act। तो इसका मतलब क्या बोलता है, देखो जी अगर इको के थ्रू आप लोग होटल वगैरह का भी सर्विसेज देते हो ना बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी जो लाइबिलिटी बनेगी वो इको की बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना अगर वो होटल खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, कब रजिस्टर्ड होगा, जब उसका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगा। तो अगर होटल पे खुद लाइबिलिटी है रजिस्ट्रेशन अंदर जीएसटी की, तब इको की कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर तो होटल वाला खुद ही जीएसटी पे करेगा। ठीक है ना। फिर देखिए सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग वाली जो सर्विसेज है ना, जैसे प्लम्बिंग, ऑनलाइन आप लोग प्लम्बिंग बुलवाते हो बुक करके, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग etc, except where the person supplying such service through ICO is liable for registration under section 22(1) of CGST Act 2017। ठीक है दोस्तों, रहेगा याद या भूलोगे, रहेगा याद या भूलोगे आप लोग, जल्दी बता दो, रहेगा ना याद? जी हाँ बिल्कुल रहेगा सर। चलिए ठीक है, तो 3 तरीके के सर्विसेज, पैसेंजर, अकोमोडेशन और हाउसकीपिंग, याद रखिएगा, इको की लायबिलिटी बनेगी। फिर देखो क्या बोलता है, IGSTN GST सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो क्या बोलता है, एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 5 द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग। इन एडिशन जीएसटी कंपनसेशन सेस में ऑल्सो भी लेविड ऑन सर्टेन लग्जरी एंड डिमेरिट गुड। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी जो है ना है, लेकिन वो कुछ लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स पे है, अंडर द गुड एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। हाउएवर credit of such levy be allowed under GST law and thus it is inherent embedded in the GST mechanism। लेकिन इसका जो क्रेडिट है ना वो अलाउड हो जाएगा जीएसटी लॉ के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए कंप्लीट होता है। देखो तो लायबिलिटी टू पे जीएसटी। अब जीएसटी की लायबिलिटी की अगर आप लोग बात करोगे तो ये 3 तरीके से होगा। ई कॉमर्स में बताओ कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फॉरवर्ड चार्ज में कौन होगा, आप खुद पे करोगे, जो भी बंदा सप्लाई कर रहा है, यानी कि टैक्सेबल पर्सन जो सप्लाई कर रहा है वो खुद ही पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। और रिवर्स चार्ज में कौन पे करता है, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज में कौन करता है, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये बिल्कुल अनोखा है, ये बिल्कुल ही अनोखा है। अब आप लोग अगर दिमाग से सोच के देखो ना, आप बताओ, मैं भले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर बुक कर रहा हूं, यहां पे रिसिपिएंट कौन है आप ही बता दो, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट कौन है बता दो। रिसिपिएंट है हम और आप। ठीक है, हमें सर्विस डायरेक्टली कौन दे रहा है, कैब वाला। लायबिलिटी किसकी तय की जा रही है, इको की। देख रहे हो ना मजे की बात। देखो ये सर्कुलर है, देखना चाहोगे,
हालांकि ये सी एंटर वालों या आपके ऊपर ये सर्कुलर अप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है, आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप लोग इसको कट्टा मार दें सीधे। आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, आपको पढ़ने की भी जरूरत, ठीक है। तो देखो, फिर भी देखो एक बार बता देता हूं मैं, इशू क्या राइज हुआ कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सुपीरियर किरोसिन ऑयल रिटेन्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लीनियर एल्किल बेंजीन लैब। तो यहां पे ना सुपीरियर किरोसिन ऑयल को ना रिटेन्ड किया जाता है ये लैब बनाने के लिए, ठीक है, लीनियर एल्किल बेंजीन बनाने के लिए कुछ वो लोग रिटेन कर लेते हैं। तो क्या होता है, द बोर्ड इज क्लैरिफाइड दैट इन दिस ट्रांजेक्शन जीएसटी विल बी पेएबल बाय द रिफाइनरी ऑन द वैल्यू ऑफ नेट क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर केरोसिन रिटेन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लीनियर एल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो जो रिफाइनरी वाले जो होते हैं ना, रिफाइनरी वाले कुछ सुपीरियर केरोसिन ऑयल को रिटेन कर लेते हैं लैब बनाने के लिए। तो दो रिफाइनरी विल बी लायबल टू जीएसटी ऑन सच रिटर्न क्वांटिटी ऑफ एसक्यू, द सेम इज सप्लाइड बाय टू एनी अदर पर्सन। हालांकि जब जीएसटी की लायबिलिटी का वेराइज होगी, देखो उसका तय तो हो गया कि वही पे करेगा, कि नेट क्वांटिटी पे होगा, लेकिन रिफाइनरी वुड बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रिटर्न क्वांटिटी ऑफ एसक्यू वेयर द सेम इज सप्लाइड बाय इट टू एनी अदर पर्सन। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रिफाइनरी जीएसटी कब पे करेगा, ऑन सच रिटर्न क्वांटिटी ऑफ एसक्यू व्हेन द सेम इज सप्लाइड बाय इट ऑन टू अदर पर्सन। तो जब वो किसी और को जब ये ट्रांसफर करेगा ना, तब जा करके इसके ऊपर जीएसटी को ध्यान दें। अब सेम इसी तरीके से ना ये भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप लोग रहने दो, ये आप लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको ना कट्टा मार दो सीधा, बेकार में कंफ्यूज जाओगे। अभी आप लोगों का दिमाग उतना डेवलप भी नहीं है कि आप इसको हैंडल कर पाओगे। डिटेल में जाओगे तो वहां तो डिटेल में पढ़ना ही है। आगे देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का दोस्तों जो नोटिफिकेशन है ना, वो क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, ठीक है। तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयरइन whole of central tax leviable under section 9 of the said GST Act shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such service, by the recipient of such service। तो यहां पे कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा, ठीक है। क्विकली हम लोग इसको कवर करते चलते। देखिए, कैटेगरी ऑफ सप्लाई, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये 9(3) है, 9(3) ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9(3) रीड विद दी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। यहाँ पे क्या बोलता है कि रिसिपिएंट की लायबिलिटी होगी। तो जितने ये केस बताए गए हैं ना, केवल यहीं तक रिसिपिएंट पे लगेगा, ठीक है ना। बाकी जो केस होगा ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उस पे आप लोग नहीं लगाओगे। जितना केस ये बताया गया है ना, बस वहीं तक को हमने देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, फिर देखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को बाय हार्ट याद होना चाहिए रिवर्स चार्ज का, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी in respect of transportation of goods by road, in respect of transportation of goods by road to किसको, देखो, फैक्ट्री को रजिस्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी को रजिस्टर अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर अंडर द लॉ, पर्सन या फिर वैसे पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड है सीजीएसटी में, आईजीएसटी में या एसजीएसटी यूटीजीएसटी में,
बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म को देता है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है ये आप लोग पढ़ोगे रिटर्न वाले रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, वहां पे समझना। अभी के लिए अब डाउट को क्लियर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बता दो बता दो बता दो तो यहाँ पे जो रिसिपिएंट होगा ना, वो रिसिपिएंट यही सारे लोग बन जाएंगे। देखो, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, ये लोग रिसिपिएंट बनेंगे और ये लोग खुद अपने पार्ट पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी को पे करेंगे। लेकिन कब पे करेंगे, ध्यान से देखो, when good transport agency who has not paid CGST at the rate of 6%। आप लोगों को पता है जीटीए के पास दो ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है कि या तो वो 6% CGST पे करके उसका आईटीसी ले ले, तो अगर जीटीए अगर वो वाला ऑप्शन चूज करता है तो याद रखिएगा कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर जीटीए क्या ऑप्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सीजीएसटी 6% पे करना ही नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी से इनको मिल जाता है एग्जेम्पशन। फिर इनको कोई लायबिलिटी नहीं पे करने की। लायबिलिटी कौन बियर करेगा, रिसिपिएंट बियर करेगा। यहां तक कि इनको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि ऑप्शनल ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। आओ दिखा देता हूं मैं, ये जो टेक्स्ट इसका है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। चार्ट बने हैं ना सारे, इसी के लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है, जीटीए सर्विस टैक्सेबल 5%, 2.5 प्रोवाइडेड जीटीए हैज नॉट टेक आईटीसी। तो जीटीए ने आईटीसी नहीं लिया है, तो यहां पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज। अगर 12% से जीटीए ने पे किया है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी ले ले, ठीक है। तो देखिए, रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस पर्सन हु पे और लायबल टू पे फ्रेट। तो जीटीए सर्विस में रिसिपिएंट आप किसको बोलोगे, वो पर्सन जो कि फ्रेट पे करता है। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन जीटीए सर्विस, तो जीटीए पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो जीटीए क्या करता है, अगर 5% से पे करता है तो रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। इसमें क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी सच रिसिपिएंट। फिर क्या बोलता है, रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, यानी कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड ओनली फॉर द टीडीएस पर्पज। तो वो खाली टीडीएस डिडक्शन के लिए ही रजिस्टर्ड है, तो इनके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो अगर जीटीए मान के चलो ऐसे पर्सन को, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल को देता है जो कि अनरजिस्टर्ड है, या फिर एंड कंज्यूमर को देता है, और वो पर्सन जो केवल टीडीएस पर्पज के लिए ही रजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर तो जीएसटी ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ तो रिसिपिएंट देगा। और जीटीए अगर 12% से देगा फॉरवर्ड चार्ज में, तो लायबिलिटी पे करने की किसकी बनेगी, जीटीए की। जीटीए क्या करेगा बता दो, खुद से पे करेगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो आप लोग, यहां पढ़ो क्या कहता है, या थोड़ा सा और देख लोगे। और डेडिकेटेड जीटीए का क्वेश्चन आ गया ना, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, स्टेशन नंबर 5। और आप लोग अपने नोट्स पे लिखते रहे ना, जो जो क्वेश्चन मैं जिसके बात करा रहा हूं। तो देखो, एबीसीएन कंपनी ए जीटीए एजेंसी लोकेटेड इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट ए कंजाइनमेंट ऑफ न्यू मोटरसाइकिल फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ XYZ लिमिटेड इन गुड़गांव टू द प्रीमाइसेस ऑफ डीलर इन जम्मू टैक्सेबल ट्रेड, ठीक है, समझ गए। जीटीए जो है ना एबीसीएन कंपनी, वो क्या करेगा, दिल्ली से सामान लेके गुड़गांव पहुंचा देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ए कंजाइनमेंट ऑफ न्यू मोटरसाइकिल फ्रॉम द गुड़गांव टू दी डीलर ऑफ जम्मू कश्मीर। एज पर म्यूचुअल एग्रीड टर्म बिटवीन एबीसी एंड कंपनी एंड XYZ लिमिटेड। XYZ और एबीसी ने क्या किया है
कि डीलर इन जम्मू इज द पर्सन लायबल टू पे फ्रेट। फ्रेट कौन पे करेगा? जम्मू पे करेगा, जम्मू पे करेगा। अब आपको भी पता है कि जो बंदा फ्रेट पे करता है जीटीए में, वही रिवर्स चार्ज के लिए लायबल होता है। द अमाउंट ऑफ फ्रेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स इज 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 है, रेट है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों फिर देखिए, स्टेट इन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2019। तो अज्यूम रेट ऑफ सीजीएसटी 5%। एविएशन कंपनी डज नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एविएशन लिमिटेड कोई भी आईटीसी अवेल नहीं करते हैं। ये बात है, एबीसी कौन है? जीटीए, वो अवेल नहीं करता है, तो इसका मतलब रिवर्स चार्ज तो लग ही गया। अब रिवर्स चार्ज लग तो गया, लेकिन लायबिलिटी किसकी आएगी? जो बंदा फ्रेट पे कर रहा है। देखो, एज पर सेक्शन 2 गुड एंड सर्विस टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। स्वच्छ नोटिफिकेशन नंबर 13, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, recipient of service will be liable to GST under reverse charge mechanism. A premise of dealer is in taxable territory and he is liable to pay freight for transportation. ठीक है, एज प्रीमाइस ऑफ डीलर इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्रीमाइस अगर डीलर का टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो क्या करेगा? वही फ्रेट पे करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो डीलर इन जम्मू विल लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी लायबिलिटी कितना होगा? 450 इंटू 5%, 22,000। ये दोस्तों, ये मैंने करा दिया आपको एक जीटीए का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो चलिए, पहला कंप्लीट हुआ। देखो ये क्या बोलता है? आरसीएम नॉट अप्लीकेबल इफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर दी टीडीएस पर्पज। बात सही है, उन पे क्यों लगाया जाएगा? However, nothing contained in this entry shall apply to service provided by goods transport agency by way of transport of goods in good carriage। देखो इन पे ना एक्चुअली में जीएसटी की कोई अप्लीकेबिलिटी ही नहीं है। तो यार एक चीज बताओ, जब जीएसटी की कोई अप्लीकेबिलिटी है ही नहीं तो इन बेचारों को क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो ये लोग रिवर्स चार्ज में अगर ये लोग पे कर भी दिए तो क्रेडिट कैसे लेंगे? तो क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे, तो इनका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस पे कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन किन के ऊपर? जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ये आप पढ़ोगे, चिंता नहीं करो। बाय वे ऑफ, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन गुड कैरेज बाय रोड टू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी which has taken registration under the CGST etc. only for the purpose of deducting tax under 51 and not for making taxable supply of good or services। अगर वो taxable supply of good services के लिए अगर वो रजिस्ट्रेशन लेता है ना, फिर जरूर उसको रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो खाली टीडीएस पर्पज के लिए है। अगर यहाँ पर रिवर्स चार्ज ले लिया गया तो क्रेडिट तो बेचारे अवेल ही नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है, ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये वकील लोगों का केस है। देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो देखो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो देखो लीगल सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये कहता है, ये कहता है, क्या कहता है बता दो। देखो ये कहता है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी
मजे की बात तो दोस्तों ये है कि वकीलों के ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगी, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और दूसरी बात यहाँ देखो क्या, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट जो लोग दे रहे हैं तो बिजनेस एंटिटी पे करेगा, ये सप्लायर और ये रिसिपिएंट। देखो बिजनेस एंटिटी बिंग लिटिगेंट अप्लीकेंट और पिटिशनर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये क्या बोलता है जानते हो? जैसे कि मान के चलो आपका केस वकील लेके गया कोर्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे जो लिटिगेंट जो माना जाता है ना, वो उसी आपको ही मान लिया जाएगा और रिवर्स चार्ज आप ही पे करोगे। तो देखो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हु इज लिटिगेंट या एप्लीकेंट और पिटिशनर as the case may be shall be treated as person who received the legal services for the purpose of this notification, और ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने ही इसको लिया है, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा इंडिविजुअल एडवोकेट का, एडवोकेटों पर कोई भी सर्विस नहीं है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे एडवोकेट का? चलिए, लेकिन उससे पहले एक ये और पढ़ लो, ये दो चीज और पढ़ लो, फिर आगे मैं और कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर हम लोग पीछे आएंगे, ठीक है? तो देखो सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होते हैं? जैसे एक कंज्यूमर कोर्ट हो गया आपका, है ना, लेबर कोर्ट हो गया, ये सब। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगी, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में होगी। तो जो भी बिजनेस एंटिटी आपके टैक्सेबल टेरिटरी में है उनकी लायबिलिटी है टू पे अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो अगर स्पॉन्सरशिप के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देते हो कोई भी पर्सन, तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, उनकी लायबिलिटी होगी जीएसटी को पे करने की। अब आइए कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? बता दो, आ रहा है समझ में? देखो ये है स्पॉन्सरशिप सर्विस, हमने पढ़ा ना स्पॉन्सरशिप सर्विस, ध्यान से देखो। देखो क्या कहता है, मिस्टर विवेक स्पॉन्सर अ डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय ताल अकादमी, ठीक है? तो मिस्टर विवेक क्या है? एक इंडिविजुअल, उसने डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, स्पॉन्सर किया। क्या स्पॉन्सर किया? डांस कंपटीशन। किसने ऑर्गेनाइज किया था? ताल अकादमी। ए डांस स्कूल रन बाय द इंडिविजुअल, कौन रन कर रहा था? इंडिविजुअल। द डांस कंपटीशन वाज नेम्ड एज मिस्टर विवेक डांस शो, ठीक है, बाय ताल अकादमी। हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस? तो विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ताल अकादमी इज रन बाय पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म? तो देख लो एक बार दोबारा से, फिर हम लोग आते हैं नीचे। देखो स्पॉन्सरशिप बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है दोस्तों? तो यहां पे पहले कौन कर रहा था? पहले तो ये बंदा कर रहा था ना मैनेज, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म। तो अब आपको बताना है कि इस पे किसकी लायबिलिटी बनेगी। तो देखिए, इन केस ऑफ टैक्सेबल पर्सन प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, person liable to pay GST is the recipient of such service. However, since in the given case sponsorship service is provided to an individual, किसको दिया गया है? इंडिविजुअल को। तो person liable to pay GST will supplier of service that is ताल अकादमी। ताल अकादमी की ही लायबिलिटी बन जाएगी, ताल अकादमी की ही लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों? समझ गया ना? फिर ताल अकादमी का लायबिलिटी बनेगा पे करने का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्दर, सिंस द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट्स रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग टू हु पे जीएसटी, द स्टेटस ऑफ सर्विस सप्लायर इज इमटेरियल, देयरफॉर एज लॉन्ग एज स्पॉन्सरशिप सर्विस इज रेंडर्ड टू एन इंडिविजुअल,
individual, GST will be payable by supplier service, that is TAL Academy, respective of whether the same is run by individual or partnership firm. ठीक है ना। तो जब तक आप लोग रिसिपिएंट की बात करोगे, अगर इंडिविजुअल को आप दोगे ना तो रिवर्स चार्ज थोड़ा ना लगेगा, फिर आप लोग खुद ही बियर करोगे। आई बात समझ में? फिर आप लोग खुद बियर करोगे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा ये देखो, एबीसी लिमिटेड अवेल सर्विसेज ऑफ कमल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेट कितना है? 1 लाख। ठीक है, नंबर 2 देखो, इन दिस केस ABC Limited under reverse charge mechanism, since it is liable to pay freight for the transportation of goods, the GST will be 1 लाख गुना 5%। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे, from the following information pertaining to month of December 2019 determine the person liable to pay GST and extent of GST payable। तो रेट ऑफ GST कितना है? 18%, in case of good transport agency is 5%। If all this sum are exclusive of taxes and both service supplier and service recipient are located in India, तो ये बताने थे, दिख रहा है आप लोग। अब आ जाइए के ऊपर, चलिए छठा, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, टू अ बिजनेस एंटिटी, टू अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो वो क्या कहता है? रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब समझ आ रहा है? देखो इसमें कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे तो बोल दिया कि इसने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दिया, तो लायबिलिटी किसकी होगी? बिजनेस एंटिटी की होगी। लेकिन यहाँ पे यूज किया एक्सक्लूडिंग, तो मतलब इनको छोड़ के, तो इसको छोड़ने का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि इसके ऊपर जो टैक्स देगा गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो टैक्स लगेगा, ये GOV, ये टैक्स कौन पे करेगा? GOV, गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यहाँ से लेके तक ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी, ये गवर्नमेंट वाले खुद पे करेंगे। तो देखो, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पे करेगी। सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस पर टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। देखो आप लोग जाते हो ना इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जब स्पीड पोस्ट करने जाते हो तो देखते हो आप लोग उस पर सर्विस टैक्स लगा, उस पर GST लगा होता है। तो इंडियन जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है? गवर्नमेंट का ही तो है। आप देखते हो ना वहाँ पर गवर्नमेंट लगाती है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी केस जो गवर्नमेंट देंगे ना बिजनेस एंटिटी को, तो बाकी केसेस में लग जाएगा। ठीक है, और क्या है बताओ? सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्ट एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पैसेंजर। तो देखो ये रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? रेंट पे जो आप मूवेबल प्रॉपर्टी को चढ़ा देते हो, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है बेटू, चलिए अब आता है सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? सर्विस सप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। लेकिन क्या मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी किसको देते हैं? टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट। तो उस पर्सन को देते हैं जो कि CGST एक्ट में रजिस्टर्ड है। याद रखिएगा, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट, इन पे ही लगेगा, है ना। चलिए उसके बाद है आपका सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रोमोटर। तो कौन पे करेगा? प्रोमोटर की लायबिलिटी होगी, प्रोमोटर की। ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्विस आप लोग
ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स का, होता है ना कि जैसे आप लोग प्रोमोटर को जगह दे देते हो, फिर वहां पे वो 3-4 फ्लैट बनाता है, कुछ फ्लैट आपके हाथ में रहता है, बाकी सब खुद ऑक्यूपाई कर लेता है, तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी होगी? प्रोमोटर की होगी। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लीज लैंड हम लेते हैं 30 ईयर और मोर का, बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, इन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी कॉस्ट या प्राइस डेवलपमेंट चार्ज और एनी अदर नेम, एंड पीरियोडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय दी प्रोमोटर। तो कौन पे करेगा? खुद प्रोमोटर पे करेगा। क्या आता है आपका? सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द स्टेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन से डायरेक्टर कवर्ड है? यहाँ पे डायरेक्टर कवर्ड है एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, टेम्पररी डायरेक्टर, तो ये लोग इंक्लूड है यहाँ पे। डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? कंपनी खुद पे करेगी। उसके बाद आता है आपका सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो LIC के एजेंट होते हैं ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को अपनी सर्विसेज देते हैं, तो कौन पे करेगा? एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो LIC खुद पे करेगी। ठीक है, क्या आता है? सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, अगर रिकवरी एजेंट किसको देता है बता दो? बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नॉन बैंकिंग को। कौन बियर करेगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ म्यूजिक कंपोजर, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ पर्टिकुलर covered under 13(1) of the Copyright Act relating to original dramatic, musical और artistic work to a music company producer or like। तो ओरिजिनल ड्रामेटिक या म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क देगा ना, तो इस केस में लायबिलिटी किसकी बनेगी? म्यूजिक कंपोजर की। किसकी बनेगी? म्यूजिक कंपनी की। तो म्यूजिक कंपोजर किसको देगा? म्यूजिक कंपनी को, तो म्यूजिक कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी। फोटोग्राफर प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर की बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इनके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 9A, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो ओरिजिनल लिटरेरी के अकॉर्डिंग, कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग में अगर ऑथर क्या कर देता है, वो अपने एसेट को ट्रांसफर कर, कॉपीराइट को ट्रांसफर कर देता है फॉर यूज पर्पज के लिए, तो इस केस में क्या होगा बता दो? पब्लिशर, तो पब्लिशर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो पब्लिशर को ना टैक्सेबल टेरिटरी में उसकी लायबिलिटी बनेगी। However, nothing contained in the sentence shall apply where author has taken registration। अगर आथर ने खुद रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो फिर पब्लिशर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइल डिक्लेरेशन इन द स्पेसिफाइड फॉर्म बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद द जुडिक्शन GST committee as the case may be that he exercise the option to pay central tax on such services in accordance with section 9(1) of the GST Act। ठीक है फ्रेंड,
आया समझ में कि नहीं आया? बताओ, आया ना? फिर देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। अब मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी या आरबीआई के लिए सर्विस देते हैं, तो कौन बियर करेगा? आरबीआई। ये दोस्त आगे देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप टू बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कौन बियर करेगा? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इनकी लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की रिवर्स चार्ज के अंदर। फिर देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, तो कौन पे करेगा? बैंकिंग कंपनी खुद पे करेगी, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में होगी। ठीक है दोस्तों। देन कम्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कौन पे करेगा? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट जो लोकेट होगा ना टैक्सेबल टेरिटरी में, उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की अंडर दी रिवर्स चार्ज। फिर देखो, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होगा जब टीडीएस डिटरमाइन आप नहीं कर पाओगे कितना देना है, ये नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है ना? तो बॉडी कॉर्पोरेट को हमने दिया है मोटर व्हीकल रेंट करके। कौन बियर करेगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फिर यहां देखो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल with ITC only of input service in the same line of business। ठीक है। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर लेंडिंग स्कीम 1997। ठीक है। तो लेंडिंग स्कीम है, लेंडर कौन? डेट इज अ पर्सन होल्ड डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन द नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज ऑन हिज behalf with the approved intermediary for the purpose of lending scheme। ठीक है फ्रेंड। एंड borrower that is a person बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इस केस में कौन देगा? borrower देगा। ठीक है। तो borrower that is a person who borrowed the security under scheme through an approved intermediary of SEBI। ये दोस्तों हाँ होगा। अभी क्या करोगे? क्यों? शाम के लिए फिर खोल के पियोगी मैंगो शेक? ठीक है। चलिए आइए देखो जी, पर्सन लायबल टू पे फ्रेट कौन होगा? बता दो कौन। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये ना ये अमेंडमेंट आया था, जैसे कहता है ना कि सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, तो यहां पे लेंडर कौन होगा? वो पर्सन होगा जो डिपॉजिट करता है सिक्योरिटी को रजिस्टर्ड इन हिज नेम या फिर नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी। ठीक है। तो यहां पे जो बोरोवर होगा ना, पर्सन हु बोरो द सिक्योरिटी अंडर स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी, तो बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पे जीएसटी पे करने की। ठीक है ना? चलिए, पर्सन लायबल टू पे फ्रेट इज द सर्विस रिसिपिएंट। द पर्सन हु पे और इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड कैरिज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन हु रिसीव दिस सर्विसेज। ठीक है बच्चों। तो जो फ्रेट पे करेगा ना, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन तो आप लोग मेरे ज्यादा ही जानते होंगे, ये आप लोग पढ़ लेना।
ठीक है, ये जीएसटी के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से अपने एंड पे पढ़ लेना। ठीक है, ये आप लोग खुद से पढ़ोगे, आई बात समझ में। और ये पेपर के लिए रेलिवेंट भी नहीं होता, तो आप लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब देखो, लिस्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, डेट इज सर्विस वेयर टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट फॉलोइंग टू सर्विसेज आर एडिशनली इंक्लूडेड फॉर आईजीएसटी पर्पज। तो वो जो हमने पढ़ा ना, वो तो जीएसटी पर्पज के लिए था, ये आईजीएसटी पर्पज के लिए है। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। एनी सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। तो ये मैं एक बार अभी बता देता हूं, और एक बार OIDAR सर्विस जब हम करेंगे ना दोस्तों, तो वहां पे मैं दोबारा से आप लोगों को इसको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन, तो वो कहां पे, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और किसको देता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को देता है। तो यहां पे कौन होगा, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो भी पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में जो लोकेटेड होगा ना, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट के, वो बंदा रिवर्स चार्ज में पे करेगा। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट में कौन आता है, हम आते हैं, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, ठीक है, ये लोग आते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू दी कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। देखो, तो देखो सर्विस सप्लाई किसने किया है, देखो यहां पे गुड्स नहीं है, ध्यान से सुन लो। इन दोनों ही केस में देयर इज नो गुड्स, ओनली सर्विस। ये जो आईजीएसटी है ना, ये सर्विस के लिए है, गुड्स के लिए नहीं है दोस्तों। तो देखो, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो विदेश में कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया। तो कौन पे करेगा, बता दो, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो आपका इंपोर्टर होगा ना टैक्सेबल टेरिटरी में, वो इंपोर्टर भरेगा, और इंपोर्टर कौन होगा, जो होम कंजम्पशन के लिए लेके जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका रिवर्स चार्ज का खेल खत्म। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को मैं जरूर कर देता हूं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए मेरे साथ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाँ, ये तो मैंने कर ही लिया, ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मंथ ऑफ दिसंबर डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी एंड एक्सटेंट ऑफ जीएसटी पेएबल। रेट ऑफ जीएसटी कितना, 18%, और गुड ट्रांसपोर्ट के केस में कितना, 5%। ये रिवर्स चार्ज वाला है। देखो, मिस्टर कान्हा इज एन एजेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी पे कमीशन एक्सक्लूडिंग टैक्स 8 लाख टू हिम। तो मिस्टर कान्हा क्लेम, कान्हा क्या बोलता है, नो जीएसटी इज लेवेबल ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम एज इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 20 लाख, क्योंकि उसका टैक्सेबल सर्विसेज जो है ना, वो 20 लाख को एक्सीड नहीं करता है। तो अब आप बता दो, क्या इसका कोई भी ये बहानेबाजी चलने वाला है दोस्तों, बता दो, चलने वाला है कान्हे का। कान्हा बोलता है कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि 20 लाख तक है ये। तो कान्हा से क्या मतलब है, यहां तो रिवर्स चार्ज लगेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपसे क्या मतलब है, आपका 20 लाख हो चाहे ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात तो सही है, पढ़ो फिर। इन दिस केस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लायबल टू पे, इट कैन नॉट क्लेम थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। ठीक है, तो हेन जीएसटी लग जाएगा 8 लाख का 18%, 40 लाख। द सेम शैल बी पेड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जीटीए वाला हमने देख ही लिया था, ये पढ़ लो स्पॉन्सर वाला। देखो, पीसी ज्वेलर लिमिटेड पेड 50 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पीजेंट फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो किसने पे किया, पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने। ठीक है, तो यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो कौन पे करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट। इन दिस केस स्पॉन्सरशिप सर्विस आर रिसीव्ड बाय पीसी ज्वेलर, हेंस इट विल बी लायबल टू पे जीएसटी 5 लाख का 18%। फिर देखो, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीडीएसएन कंपनी पार्टनरशिप फर्म टू हिंदुस्तान यूनिलीवर मुंबई 75 लाख। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया ना हिंदुस्तान लीवर,
कौन पे करेगा? हिंदुस्तान लीवर। इन दिस केस जीएसटी शैल बी पेड बाय हिंदुस्तान लीवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी लायबिलिटी शैल बी 70 लाख इंटू में 18%, यानी कि 13,50,000। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करोगे। देखो, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, पढ़िए ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी एंड एक्सटेंट ऑफ जीएसटी पेएबल। एप्लीकेबल जीएसटी रेट कितना है? 18%। इफ ऑल सम आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड बोथ सर्विस सप्लायर एंड सर्विस रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया। तो अच्छी बात है ना। तो देखो क्या कहता है, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई टू द कंपनी 15 लाख। ठीक है ना, देख रहे हो क्या कहता है? नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई। हमने सर्विस आपको पढ़ाया था ना, मैंने कल क्या पढ़ाया था कि अगर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई अगर वो सर्विस देता है ना डायरेक्टर, तो इस पे तो जीएसटी ही नहीं लगेगा, ये तो नेगेटिव लिस्ट में जाएगा। तो यहां पे साफ मेंशन है नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई, मतलब डायरेक्टर यहां पे एम्प्लॉई नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये सप्लाई माना जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, ये डायरेक्टर की जो सर्विस है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, और कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। तो देखो, सर्विस प्रोवाइड बाय डायरेक्टर टू कंपनी जीएसटी पेबल बाय कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज। तो वैल्यू 15 लाख का, जीएसटी 270 का, 100% कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे। ठीक है ना। चलिए, बिजनेस सपोर्ट सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दिया है दोस्तों। आई बात समझ में? अभी अब मैं बोलूं आप लोगों को, बता दूं, बिजनेस रिवर्स चार्ज लगेगा। देखो ध्यान से, आप लोग ना बहुत परेशान करते हो, काहेला परेशान करते। देखो यहां पे हम बैठे हैं ना, यहां पे देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखो ये ध्यान से देखो, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरी टू बिजनेस एंटिटी। इन सर्विसेज को छोड़ के इस पे गवर्नमेंट खुद पे करेगी, बाकी सर्विस पे रिवर्स चार्ज। ठीक है ना। बोलो बाबू, आया समझ में? तो यहां पे बिजनेस एंटिटी सर्विस है, वो 4 सर्विस तो नहीं है। तो यहां पे कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज कंपनी पे करेगी। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, कितना? 18 लाख। बताओ क्या होगा? बोलो। देखो देखो क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू XYZ लिमिटेड। ठीक है ना। तो क्या बोलता है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू XYZ लिमिटेड, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो यही पे करेगा। ठीक है, चलो। तो गवर्नमेंट की सर्विस पे तो पूरी तरीके से लगा पड़ा है ना। यहां पढ़ो, एक क्वेश्चन और देख लो। डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी एंड जीएसटी पेएबल फॉलोइंग केस बोथ सर्विस सप्लायर एंड सर्विस रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, मैन पावर सप्लाई सर्विस बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू बिजनेस एंटिटी बीइंग ए कंपनी, कितना है? 12 लाख। तो मैन पावर सप्लाई सर्विस आपने दिया, ये पूरे रिवर्स चार्ज में कहीं भी कवर्ड था? नहीं था। तो कौन पे करेगा? सप्लायर खुद पे करेगा। ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस बाय इंडिविजुअल टू बिजनेस एंटिटी बीइंग अ कंपनी। तो सिक्योरिटी सर्विस अगर दोगे ना, इंडिविजुअल देगा अगर बिजनेस एंटिटी को, यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है। मैन पावर सप्लाई बाय कंपनी टू बिजनेस एंटिटी बीइंग ए कंपनी। अब कंपनी ने कंपनी को दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी खुद ही पे करेगी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड बाय इंडिविजुअल टू बिजनेस एंटिटी। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या इसमें था? कहीं कवर्ड नहीं था। यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट खुद ही बियर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन बचता है वो आप लोग अपने एंड पे जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ अपना ये चार्ज का भी चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। चलिए फिर, ठीक है।
और दोस्तों अगर मेरे लेक्चर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इसी तरीके से क्लासेस यूट्यूब पे आपको लाइफ टाइम मिलती रहेंगी। तो मेरे इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे पढ़ाने का गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ नहीं मांग रहा, आप लोग सब्सक्राइब करो और अच्छे नंबर लाओ, वही मेरे लिए मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, चलो दोस्तों फिर लोग फिर इसको